हेलो दोस्तों, भारत ज्ञान परंपरा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं खगोलिक इकाइयों के बारे में। देखेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है और कितने ग्रह हैं, कितने सौरमंडल हैं। इसे जानकर आप आज अचंभित होने वाले हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में न जाने कितने तारे हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, न जाने कितने सूर्य हैं, न जाने कितने तारामंडल हैं। ऐसी प्रत्येक यूनिट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति की स्थिति क्या होती है और उसे समझेंगे भी कि आखिर आज जो है वैज्ञानिक है, जिसे विज्ञान आप कहते हैं, जो दुनिया में जो क्या चल रहा है आजकल, रिसर्च चल रहा है खूब, आप देखते ही होंगे कि आखिर इतनी बड़ी जो विज्ञान विकसित हो चुकी है कहाँ तक पहुंच पाई है। आप इस वीडियो को आज देखने के बाद कल्पना कर पाएंगे कि आखिर विज्ञान की वास्तविकता क्या है और प्रकृति की वास्तविकता क्या है। तो इस प्रकृति को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो में विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे और आप धीरे धीरे भी इन बातों को देखने का, सुनने का प्रयास कीजिएगा। यकीन मानिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं, आपको भारत से शुरुआत करता हूं। भारत बात करें, विश्व का एक देश है। अगर पृथ्वी में इसकी बात की जाए तो पृथ्वी के यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण स्थलखंड की बात करें, जिसमें कि देश बसे हुए हैं अर्थात महाद्वीपीय भागों की बात करें, तो उसके कुल क्षेत्रफल का मात्र ये 2.4% क्षेत्रफल रखने वाला देश है और इसका लगभग क्षेत्रफल जो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास दिखाई देता है। इसमें देखें तो लगभग 150 करोड़ आबादी रहती है। 150 करोड़ आबादी में अगर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो वो कहाँ दिखाई देगा। ये तो सिर्फ एक देश की बात हो रही है। जब भारत जैसे 193 देश मिलकर के बनते हैं तब क्या कर पाते हैं, पृथ्वी का मात्र एक तिहाई हिस्सा ही बना पाते हैं। जब भारत जैसे 193 देश मिलकर के इकट्ठे हो जाएंगे तो पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा मिलकर बना पाएंगे। और जब भारत जैसे 800 देश मिल जाएंगे तब क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग हो पाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी इकाइयों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जब भारत जैसे 800 देश मिलकर एक जगह हो जाएंगे तब क्या बन पाएगी, संपूर्ण पृथ्वी बन पाएगी। यह ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। पृथ्वी जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है, क्योंकि ऐसी जब कई पृथ्वी मिलती हैं अर्थात कई ग्रह मिलते हैं तो एक सौरमंडल का निर्माण होता है। कई ग्रहों के मिलने से एक सौरमंडल का निर्माण होता है। हम अपने सौरमंडल की बात करें, जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, जिसमें भारत देश पड़ता है, उस सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कुछ समय पहले जो प्लूटो को बाहर कर दिया गया है और इसमें एक सूर्य है। तो सौरमंडल का आशय होता है एक सौर परिवार, और एक सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। और इसे में देखें तो 8 ग्रह हैं जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। पृथ्वी तो एक क्या है, दूसरे तीसरे नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा ग्रह है। दूसरे तीसरे नंबर का छोटा ग्रह क्षेत्रफल के हिसाब से बृहस्पति जैसा ग्रह देखा जाए तो बहुत विशाल ग्रह है। अब बताइए, आप पृथ्वी में, एक देश में, एक राज्य में, एक जिले में, एक विकास खंड में, एक गांव में और एक गांव के एक घर में रहकर क्या बात करते हैं, वो आपकी स्थिति क्या है। चलिए अभी तो ये शुरुआत मात्र है। जब एक पृथ्वी हो गई, अब क्या बन गया, आपका सौर मंडल बन चुका है। सौर मंडल से जो बड़ी इकाई होती है वो है आपकी आकाशगंगा। इसके पहले थोड़ा सा एक डाटा और बता दूं कि संपूर्ण पृथ्वी पर बात करें, संपूर्ण जो पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं उस पृथ्वी में 795 करोड़ लोग रहते हैं। ये डाटा 2022 के अनुसार है कि संपूर्ण पृथ्वी में तो 795 करोड़ रहते हैं, उसमें से एक क्या है, हम लोग भी हैं। और यह पृथ्वी, अभी यूनिट की बात कर लेते हैं किस प्रकार से बने हुए हैं। पृथ्वी जब ऐसे कई सौर मंडल मिल जाते हैं तो सौर मंडल के निर्माण निर्माण होने से क्या होता है, ऐसे जब कई सौर मंडल बनेंगे, इन सौर मंडलों से मिलकर के क्या बनेगी, आकाश गंगा बनेगी। इन सौरमंडलों के बनने से क्या बनेगी, आकाश गंगा बनेगी। और एक आकाश गंगा में बात करूं मैं, एक है आकाश गंगा में अगर बात की जाए तो इसमें हजारों तारामंडल होते हैं।
और ऐसे जब कई सौर मंडल मिलकर बनते हैं तो क्या बनता है, एक तारामंडल बनता है। और तारामंडल की संख्या की बात करें तो संभवतः एक आकाशगंगा में जो है 88 तारामंडल बताए गए हैं, जिसमें से एक नाम आता है आपका सप्तऋषि तारामंडल। आपने सुना होगा सबसे बड़ा जो तारामंडल होता है वो है आपका हाइड्रा तारामंडल, जो होता है सबसे बड़ा तारामंडल है। अब हाइड्रा तारामंडल, ऐसे कई तारामंडल मिलकर बनेंगे तो क्या बनेगी, आपकी एक आकाश गंगा बनेगी। एक आकाश गंगा की बात करें तो एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में हमें 100 अरब तारे देखने को मिलते हैं। और ब्रह्मांड में ऐसी आकाश गंगाओं की संख्या जो है 10,000 करोड़ है। क्या है, ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या जो है 10,000 करोड़ हमें देखने को मिलती है। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। सूर्य जो है एक हमारा तारा है, जिसके साथ में 8 ग्रह जिसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को लगाइएगा और कल्पना कीजिएगा कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी बड़ी प्रकृति है। एक तारा जो संपूर्ण धरातल सहित 8 ग्रहों को उजागर कर देता है, उजाला करता है। ऐसे कितने तारे होते हैं, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में बात करें 10,000 आकाश गंगाएं होती हैं। क्या इस प्रकृति का अंत है, क्या इस प्रकृति का अनंत है? तो अपनी स्थिति की कल्पना कीजिएगा, आप कहाँ हैं। हमारी आकाशगंगा की बात करें जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, यानी कि जहां जो हम सूर्य रोज देख पाते हैं डेली, वो सूर्य जहां पर स्थित है उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे आकाशगंगा। इसी प्रकार से एंड्रोमेडा भी एक आकाशगंगा है जो बड़ी आकाशगंगाओं में आती है। हमारी आकाशगंगा का आकार जो है सर्पिलाकार है। और जब ऐसी 10,000 आकाशगंगाएं हो जाती हैं तब क्या बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और अभी पता भी नहीं है किसी वैज्ञानिक को, या साइंस अभी तक ये रिसर्च नहीं कर पाया है कि क्या इस प्रकृति में एक ही ब्रह्मांड है या एक से अधिक ब्रह्मांड है। क्योंकि आपने रामायण में एक कथन सुना होगा कि जब सीता स्वयंवर होता है तो उसमें लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम से कि मुझे अगर मेरे भैया जो राम क्या कर दें, इजाजत दें, तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को इस प्रकार से पटकूं कि क्या हो जाए, इसके कई टुकड़े हो जाएं। तो वो किसी और दूसरे ब्रह्मांड में खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा जोड़ा जाए तो एक ब्रह्मांड नहीं, इस प्रकृति में कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। अभी इस रहस्य का किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जिन वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च करने में जीवन गुजार दिया है उन वैज्ञानिकों की बात करें तो जैसे न्यूटन, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनका भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि इस ब्रह्मांड में कितना अनंत है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भी, जिस शक्ति ने भी, जिस अदृश्य या अलौकिक शक्ति ने भी इसका निर्माण किया हुआ है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। अगली बात करें, अब थोड़ी सी आप और मैं चौंकाने की बात करता हूं कि आप देखेंगे कि जो पृथ्वी होती है हमारी, वो क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और इसकी गति जो होती है, पृथ्वी की जो गति होती है, ये तो जो पृथ्वी की गति होती है, इसकी गति की बात करें, ये 1,07,200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। हमारी पृथ्वी 1,72,100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है। डियर फ्रेंड्स, यह पृथ्वी की गति है। और यह पृथ्वी अपनी कक्षीय चाल में भी घूमती है और परिक्रमण पथ में भी घूमती है। कक्षीय चाल में घूमती है जब, तो क्या होते हैं, इस संसार में, संसार से आशय संपूर्ण पृथ्वी पर हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष जहां पर होती है, तो जैसे यहाँ पर अगर सूर्य की बात की जाए और इस साइड पृथ्वी की बात की जाए, तो इस साइड पृथ्वी के अंश में क्या होगा, उजाला होगा अर्थात दिन होगा। इसके विपरीत देखेंगे तो क्या होगा, अंधेरा होगा अर्थात रात होगी। कहने का आशय है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। जब यही पृथ्वी लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इस सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान ही क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, मौसम परिवर्तन होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, ठंडी आती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण ही
धरातल पर आपका जलवायु परिवर्तन होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। मित्रों, ये क्या है? पृथ्वी की परिक्रमण गति है। लेकिन वही बृहस्पति की बात करें जो सबसे तेज गति से घूमता है, इसकी गति का भी अभी तक अनुमान नहीं है। लगभग पृथ्वी से कई गुना तेज घूमता है। डियर फ्रेंड्स, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाती है। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाती है, जो कि 3683 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चंद्रमा की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह जो सौर मंडल में स्थित है वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और प्रत्येक ग्रह का जो उपग्रह है वह उस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। अर्थात 72 जो बृहस्पति उपग्रह है उसके 70 से ज्यादा जो क्या है उपग्रह हैं, लगभग 72 बताए गए हैं। 72 उपग्रह, वो 72 के 72 उपग्रह क्या कर रहे हैं? बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे हैं। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, सूर्य जो है आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। आकाश गंगा जो है किसकी परिक्रमा? वो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रही है। इनकी गति इतनी फास्ट है कि इतनी फास्ट आप क्या है अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा बहुत स्पीड गति होती है, हवा से भी तेज इनकी गति है। डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी पर इतने लोग रहते हैं, इतनी संरचनाएं स्थित हैं, इनमें एक भी सेकंड का अंतर नहीं होता है। 1 सेकंड का यदि अंतर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये ग्रह आपस में टकरा जाएंगे, और जब ये ग्रह आपस में टकरा जाएंगे तो क्या होगा? इनमें विस्फोट हो जाएगा और प्रकृति का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सदियों सदियों से, हजारों लाखों वर्षों से यह व्यवस्था चली आ रही है। इस व्यवस्था का संचालक कौन है मुझे नहीं पता। संभवतः आज तक किसी को नहीं पता कि इस व्यवस्था का संचालक कौन है। लेकिन जो भी है वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति कहें या ईश्वर कहें या सर्वोच्च सत्ता कहें, जो भी कहे आप, जो भी अच्छा समझें। इसके अलावा आप जिस विज्ञान को क्या है आप आधुनिक विकास की क्या मानते हैं? एक बहुत बड़ी वो मानते हैं, विशेषता मानते हैं। वेदों में, ग्रंथों में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, अर्थात जीवों की 84 लाख प्रजातियां बताई गई हैं। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक 60 से 70 हजार प्रजातियां ही खोज पाए हैं। अभी 1% भी, लगभग 1% ही क्या कर पाए हैं? खोज कर पाए हैं। नासा, इसरो, जितनी ही बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं, ये सिर्फ चंद्रमा और मंगल तक ही अभी तक सीमित रही हैं। या फिर बहुत बहुत बड़ी बात कर लूं तो ये अपने सौर मंडल से बाहर नहीं जा पाए हैं। सौर मंडल क्या, कोई मिशन भेजा हो तो क्या नहीं, व्यक्ति आदमी की बात करें तो सिर्फ आदमी जो है चंद्रमा और पृथ्वी तक ही गए हुए हैं। इसके अलावा आदमी नहीं गए हुए हैं दूसरे ग्रहों में। तो ये थोड़ी सी क्या थी, एक इसका मूल्यांकन था कि किस प्रकार से ब्रह्मांड है। इसमें बात करें थोड़ी सी भारतीय वैज्ञानिकों के अगर योगदान की मैं बात करूं ना, तो भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि ये ग्रह किसी रस्सी में टंगे हुए नहीं है जो परिक्रमा कर रहे हैं, ना ही किसी उसमें बंधे हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बंधे हुए हैं। और उन्होंने ऐसा बताया था कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बाद में इसी को न्यूटन द्वारा खोजा गया था। भास्कराचार्य ने ही पृथ्वी को बताया था कि यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेती है। उन्होंने बताया था कि 365 दिन और दशमलव में उन्हें बताया था 25876484 दिन, ऐसे बताया हुआ था उन्होंने कितने दिनों में परिक्रमा कर लेती है। लगभग 365 दिन से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। आज भी ये वैज्ञानिक रूप से मान्य है। आर्यभट्ट की बात करें, उन्होंने ही बहुत पहले, वैज्ञानिकों से बहुत पहले, आधुनिक वैज्ञानिकों से बहुत पहले बता दिया था कि ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है। और आर्यभट्ट ने जो है पृथ्वी की परिधि ज्ञात करके बता दी थी। उन्होंने पाई का मान दिया था। पृथ्वी की परिधि उन्होंने कितनी निकाली थी? उन्होंने निकाली थी 24,835 मील निकाली हुई थी। और आधुनिक साइंस के अनुसार बात करें तो 24,901 मील जो है इसकी पृथ्वी की परिधि बताई जा रही है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास निकाल करके बताया था, और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का जो व्यास होता है वो आपका 7905 मील होता है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे 7925 मील बताया जा रहा है। तो कितना थोड़ा अंतर है। तो भारत के लोगों ने भी क्या कर दिया था, इतने समय पहले ही, बिना आधुनिक उपकरणों के, बिना दूरदर्शी के, बिना सूक्ष्मदर्शी को, ये सिर्फ किससे? वैदिक गणित के माध्यम से उन्होंने करके बता दिया था।
अगली बात करें तो वराह मिहिर के बारे में आपने सुना होगा। पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर की कल्पना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वराह मिहिर थे। उन्होंने अक्षांशों के बारे में उन्हें क्या थी? जानकारी थी। उन्होंने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी गोलाकार आकृति की है। तो और इसके अलावा बात करें, एक ब्राह्मीर की एक उपलब्धि और है कि जो आप कहते हैं कि क्या नाम भाई, कॉपरनिकस ने ग्रही गति के संचलन के नियम दिए थे कि ग्रह किस प्रकार से गति करते हैं, ग्रहों के गति के नियम दिए थे। उससे कई हजार साल पहले जो है ब्राह्मीर ने ग्रहों के संचलन के बारे में जानकारी दी थी। तो कहने का आशय ये है कि जब ये वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं भारत के, तो कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य में इसकी जानकारी तो रही होगी, अर्थात भारत की ज्ञान परंपरा में इसका उल्लेख था, तभी ये लोग क्या कहे कर पाए थे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में सौर मंडल की जानकारी बहुत पहले से ही विद्यमान थी, तभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य पूजा कर रहे थे, तभी तो हम सुबह उठकर क्या करते हैं, धरती माँ को नमन करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता को समझिएगा और इसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास कीजिएगा, इसमें तर्क कीजिएगा, अंधविश्वास इसमें नहीं है। बजाय कहते हैं कि सत्य एक होता है, सत्य तो एक होता है, लेकिन जो उसकी व्याख्या करने वाले लोग होते हैं वो विप्रभवता वदंती, अलग अलग प्रकार से उसकी क्या कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। फलस्वरूप क्या है, लोगों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है, उसकी रियलिटी को जानने की आवश्यकता है। आप खुद कल्पना कीजिए कि यथार्थवाद क्या है, अंधविश्वास में मत जिए। तो वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, लंबा हो जाएगा। अगर इस जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।